हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें एक 15 नंबर का एक सिलेबस है। ठीक है, जो है सामान्य ज्ञान। ठीक है, जिसमें 15 अंकों के 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर इस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत संविधान, भारतीय संविधान, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और शैक्षणिक अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इससे भी 2 नंबर का, इससे 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, सामान्य विज्ञान से 3 नंबर और इससे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार देखेंगे तो टोटल 15 अंकों का इस टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं सामान्य ज्ञान का भी टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ ताकि आपका हॉस्टल वार्डन के लिए जो सामान्य ज्ञान वाला जो सिलेबस है वो आपका एमसीक्यू के रूप में कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा एमसीक्यू जो टेस्ट है, इसका वीडियो नंबर 1 है। आपको इसमें क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद भी टेस्ट देना है और चेक करना है कि आउट ऑफ 15 आपका कितना सही होता है। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीजीपीएससी के अंतर्गत किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, साथ ही साथ किसी भी एग्ज़ाम के अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं और इसके अंदर जो 15 प्रश्न है उसको भी आप टेस्ट करिएगा, ट्राई करिएगा और देखें कि आपका कितना सही होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है संविधान का। शुरू में सबसे पहले मैं संविधान के 2 प्रश्न लाऊंगा। प्रश्न है कि किस समिति के अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए मुझे लगा कि इसका एक क्वेश्चन बनाना चाहिए। ठीक है, कौन सा? पहला ऑप्शन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा नरसिम्हन समिति, तीसरा है विमल जालान समिति और चौथा PR नायक समिति। किस समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 था। ठीक है, हमारा जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य था ही नहीं। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां जो संविधान संशोधन है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और जो मौलिक कर्तव्य है इसको किस देश से लिया गया, तो याद रखिएगा रूस के संविधान से इसको लिया गया है। इस मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो संविधान का भाग 4 का क है ना, ठीक है, भाग 4 का क इसी में जोड़ा गया है। अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले, अनुच्छेद पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 का जो क है इसी के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, उम्मीद है आपका ये सही हुआ होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दूसरा प्रश्न भी मैं संविधान से ही लिया हूं। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में देश के किस राज्य में, ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है। ठीक है, हम सभी को पता है कि जो विधान मंडल होता है, ठीक है, राज्यों का जो विधान मंडल होता है उसमें जनरली 2 तरह के मंडल होते हैं। ठीक है, एक तो होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही हो, लेकिन कोई एक तो जरूर रहता है। विधानसभा जरूर रहता है, ये विधान परिषद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर विधान परिषद नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश अर्थात एमपी के अंतर्गत, एमपी के अंदर विधान परिषद नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि हमारे देश के अंतर्गत 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? तो एक हो गया हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद चौथा है बिहार, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठवां तेलंगाना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर पूछ दे कि हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति किया जा सकता है, तो उसका सही आंसर है आर्टिकल 169। संविधान का अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य का जो उच्च सदन होता है वो विधानसभा होता है। ठीक है, ये विधानसभा जो है ये उच्च सदन होता है और विधान परिषद जो होता है
वो सॉरी उल्टा बोल दिया शायद, ये विधान परिषद जो है ये उच्च सदन होता है और जो विधान सभा है, ठीक है, विधानसभा वो निम्न सदन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न जो है आप सभी से वो अब हिस्ट्री का पूछा जा रहा है। 2 प्रश्न हमने देख लिया संविधान का, अब 2 प्रश्न हम हिस्ट्री का देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले आया था। ये विजयनगर साम्राज्य ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा आपको सीजीपीएससी सीजी व्यापम के कहीं ना कहीं प्रश्न आपको जनरली देखने को मिलता है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। निकोला कॉन्टी, अब्दुल रजाक, नूनीज या फिर डोमिंग पायस, कौन ऐसा है जो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले इनमें से आया था, बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकोला कॉन्टी ही विजयनगर साम्राज्य में बाकी से पहले आने वाला एक इटली का, ठीक है, कहाँ का है ये, तो इटली का एक विदेशी यात्री है, ठीक है, जो कब आया था, तो याद रखिएगा देवराय वन, ठीक है, जो देवराय वन है उनके शासनकाल में निकोला कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य में आया था। ये अब्दुल रजाक जो है ये फारस का है, ठीक है, और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये नूनिस जो है ये पुर्तगाली विदेशी यात्री है, ठीक है, ये पुर्तगाली है, और ये जो विजयनगर साम्राज्य के एक शासक अच्युत देव राय, ठीक है, अच्युत देव राय के समय जो है ये आया था। और डोमिंग पायस भी, ये भी पुर्तगाल का ही है, ठीक है, ये भी एक पुर्तगाली ही है, जो कब आया था, तो कृष्णदेव राय के समय आया था, ठीक है, कृष्णदेव राय के समय आया था। कृष्णदेव राय के समय एक और आया था, आप याद रख सकते हैं, जो कि पुर्तगाल का ही था, ठीक है, वो था बारबोजा, ठीक है, बारबोजा, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ से एक प्रश्न बनाना चाहिए, ठीक है। 3 में से किसका कितना सही हुआ कमेंट करते चलें। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न भी आपका हिस्ट्री से ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बताया है। प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये हम सभी को पता है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो ये जनरली सबको पता ही होता है, बहुत कॉमन सा प्रश्न है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो एक्चुअली में अमृतसर के अंदर एक जलियांवाला बाग है, जहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। और वही जो जनसभा है, वहीं पर जनरल आर डायर ने गोलियां चलवा दी थी, ठीक है, जनरल आर डायर, ठीक है, ये जनरल आर डायर जो है वो दनादन गोलियां चलवा दिया था, जिसमें हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। ये तो गोली चलवाया था, ठीक है, लेकिन अगर पूछ देगा आपसे कि आदेश किसने दिया था, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो एक चीज़ याद रखिएगा, उस समय पंजाब के अंतर्गत जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था जनरल ओ डायर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, जनरल ओ डायर। इसने आदेश दिया था, ओ से ऑर्डर याद रखिएगा, ओ से आदेश दिया था, और जनरल आर डायर ने क्या करवाया था, गोली चलवा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ये शंकरन नायर जो थे उस समय जलियांवाला बाग के समय 1919 के आसपास जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक सदस्य थे। इन्होंने इस घटना के बाद त्याग पत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए पांचवा प्रश्न अब हमारा जो है भूगोल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। पांचवा और छठवां प्रश्न जो है भूगोल से होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूगोल को भी आपको देना है, छोड़ना नहीं है। पटकाई की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां और सतपुड़ा की पहाड़ियां, कौन सा इसका सही आंसर है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी। पहली बात तो मैं भारत और म्यांमार की बात कर रहा हूं, तो ये तो मध्य भारत के अंतर्गत होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन सी पहाड़ी जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट में या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ेगा। तो ये खासी की पहाड़ी तो है, लेकिन ये मेघालय में पड़ेगा, और मेघालय जो है म्यांमार से नहीं लगेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। पटकाई की पहाड़ियाँ जो है यही भारत और म्यांमार को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ी भी आपको पता है कि ये तमिलनाडु में पड़ेगा, सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ेगा, मतलब मध्य भारत या फिर जो मेन हमारा मेन लैंड है इंडिया का, वहाँ पे मिलेगा। यही जो है नॉर्थ
ईस्ट का पोर्शन है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है आप सभी के लिए, भूगोल का ही है कि निम्नलिखित में सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से 4 ऑप्शन है, 4 आपको आंसर पता चलेगा, मतलब 4 अच्छा फैक्ट आपको पता चलेगा। पहली बात, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है आपको बताना है। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से, या फिर मानसरोवर झील के पास स्थित सानोख्या बाब हिमनद से, या फिर अमरकंटक की पहाड़ी से। किससे सतलज नदी का उद्गम होता है आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखिए तिब्बत का जो मानसरोवर झील है उसी के समीप एक राकस ताल है, ठीक है। उस राकस ताल से ही सतलज नदी का उद्गम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से, तो समझ में आया ही गया होगा कि ये गंगा नदी का उद्गम है। मानसरोवर झील के समीप जो सानोख्या बाब हिमनद है, इससे कौन से नदी का होता है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है, सिंधु नदी का। और अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदियों का उद्गम होता है, एक सोन नदी और दूसरा नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको याद रखना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए 7वां प्रश्न। अब 7वां और 8वां 2 प्रश्न जो आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था से मैंने प्रश्न लिया है। प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। प्रश्न है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है। अगर आप ये बताना चाहेंगे कि कोई सा देश कितना समृद्ध है, तो आपको किससे मेजर करना चाहिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या फिर सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, या फिर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट। किसका हम यूज करते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड कौन सा है जो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को बतलाता है। तो देखिए जीडीपी भी कई बार से आंसर लिया जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोनों है, अगर विकल्प में दोनों में से दोनों लिया है तो उसको ले लीजिएगा, अदरवाइज ये दोनों में एक सेलेक्ट करना है तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है सही होता है, ठीक है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय से भी किसी भी देश की समृद्धता को बताया नहीं जा सकता, लेकिन इसे ही माना जाता है कि प्रति व्यक्ति आय या फिर पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी देश की आर्थिक समृद्धि को सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड को ही माना जाता है। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय ना रहे तो जीडीपी को भी माना जाता है कि कोई देश कितना समृद्ध है बता सकता है। ये दोनों ही उपयुक्त है बताने के लिए, बट यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी लेना है। तो क्या क्या ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग इन सब का आंसर लिया जाता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको लेना चाहिए। चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे भी अच्छा खासा आपको फैक्ट मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य विकल्प है। प्रश्न पहला, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। दूसरा, 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था। तीसरा है गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा बनाई गई थी। और चौथा है 1945 में जयप्रकाश नारायण ने जन योजना बनाई थी। इसमें से कौन सा एक असत्य विकल्प है। देखिए हमारे देश के अंतर्गत जो बहुत सारी योजनाएं चला जाती है, या फिर कह लीजिए कि जो आर्थिक आयोजन, ठीक है, जो आर्थिक आयोजन या नियोजन जिसके अंतर्गत हम पंचवर्षीय योजना भी देखते हैं, ये अचानक से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत नहीं हो गई थी, बहुत बेसिक से शुरुआत किया गया था। तो उसी को बनाने से पहले कई सारी योजनाएं समितियों का गठन किया गया था। उसी में सबसे पहले 1938 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा विकल्प जो है, जो 1944 में मुंबई उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था ना, इसके जो सूत्रधार कौन थे अगर पूछ दे कि इसको आखिर तैयार किसने किया था, तो सर आरदेशिर, लिख देता हूं यहां पे, सर आरदेशिर दलाल, इन्होंने ही बॉम्बे प्लान योजना को सूत्रधार किया था, या फिर इन्होंने बनाया था, तैयार किया था। और जो सी है गांधीवादी योजना, ठीक है, ये जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा ही बनाया गया था। ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये वाला विकल्प उचित नहीं है, असत्य कथन है, क्योंकि जन योजना है इसको जयप्रकाश नारायण ने नहीं बनाया था,
ठीक है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की जो एक योजना है जो 1950 में आया था, उस योजना का नाम था सर्वोदय योजना। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना लाया था। कब? तो 1950 के अंदर उनके द्वारा ही लाया गया था। इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो जन योजना है 1945 के अंतर्गत आया था, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा अगर लाया था गया था जन योजना, तो याद रखिएगा श्री M.N. राय के द्वारा, श्री M.N. राय जी के द्वारा इसको लाया गया था। अब क्वेश्चन है एक, आपसे बताइए कि पंचवर्षीय जो योजना है वो कब आया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब किया गया था, आप कमेंट करके सब लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम 9वां प्रश्न देखते हैं। तो अब अर्थव्यवस्था के भी हमने 2 प्रश्न देख लिया। अब यहाँ पे हम जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये साइंस के हम 3 प्रश्न लेंगे, क्योंकि इससे 3 प्रश्न पूछा जाएगा, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से और एक बायो से। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का प्रश्न लिया हूँ कि पेट की अम्लीयता, एसिडिटी जब हो जाती है, उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कास्टिक सोडा का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का? किसका यूज करेंगे? ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे आपने कई बार से जब आपको एसिडिटी हुआ होगा तो आप इनो पीते हैं। ठीक है, इनो, इस इनो के अंदर क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और यही जो है पेट की अम्लीयता को कम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको हम बोल दिए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं। पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ जो खाने का सोडा होता है, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 जो खाने का सोडा होता है ना, इसका भी कई बार से प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला नहीं है भाई, याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है MgOH होल ट्वाइस। ये खाने का सोडा जो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका भी यूज़ पेट की अम्लीयता की दूर करने के लिए किया जाता है। जब आपको एसिडिटी हो और आपके पास इनो वगैरह नहीं है, तो अगर आपके पास खाने का सोडा है तो आप उसको भी पानी में घोल के थोड़ा सा पी लेंगे, तब भी आपके पेट की एसिडिटी जो है कम हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस, इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कास्टिक सोडा जो होता है इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपके लिए कि बताइए कि कपड़ा धोने का सोडा जो होता है, धावन सोडा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को जोड़ा हूँ। ठीक है, जो वॉशिंग सोडा है, जो धावन सोडा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आप सभी के लिए कि जो आप फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा कि विद्युत जनरेटर या फिर डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो विद्युत जनरेटर है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जिसको हम डायनेमो भी कहते हैं, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उत्प्लावन का सिद्धांत, विद्युत रासायनिक परिवर्तन, या फिर विद्युत के उष्मीय प्रभाव? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस थ्योरम के, इस सिद्धांत के ऊपर ही विद्युत जनरेटर काम करता है। विद्युत जनरेटर के अलावा अगर और भी कुछ देखना है तो ट्रांसफार्मर भी इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसफार्मर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो माइक्रोफोन होता है, ठीक है, माइक्रोफोन भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और उत्प्लावन का सिद्धांत तो आप जानते हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो होता है कि किसी वस्तु को पानी के अंदर नहीं डूबने देता है, ये उसी के कारण रहता है। विद्युत रासायनिक परिवर्तन जो है, ये विद्युत सेल वगैरह, जो बैटरी वगैरह होता है, वहाँ पे होता है। विद्युत का उष्मीय प्रभाव जो स्त्री होता है, आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन, वहाँ पे ये सब का यूज़ किया जाता है। बल्ब वगैरह में, हीटर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। चलिए 11वां प्रश्न आपके लिए आ गया बायोलॉजी का। ठीक है, जनरल साइंस का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा फैक्ट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि चिकन पॉक्स, जिसको हम चेचक भी कहते हैं आम भाषा में, किस विषाणु के कारण होता है? वेरिसेला वायरस, वेरियोला वायरस, अर्बो वायरस, या फिर मोरबिली वायरस? किसके कारण जो है चिकन पॉक्स होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो चिकन पॉक्स जो होता है वेरियोला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स जिसको छोटी माता भी कहते हैं, देखे होगे कई बच्चों में हो जाता है या बड़ों में भी होता है, तो दाना दाना काले काले रंग का होता है, जिसको छोटी माता स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ये वेरिसेला वायरस के कारण होता है।
ठीक है। और वेरियोला वायरस के कारण क्या होता है, चिकन पॉक्स या फिर चेचक होता है। अच्छा, जो अरबो वायरस है इससे क्या होता है, तो आपने सुना होगा डेंगू ज्वर, ठीक है, या डेंगू बुखार जो होता है वो किसके कारण होता है, अरबो वायरस के कारण होता है। डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, और मोरबिली वायरस के कारण जो है खसरा होता है, ठीक है, खसरा, ठीक है, याद रखिएगा। इस सबका आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए 11 प्रश्न हमने देख लिया, ठीक है। इसके लिए मैं बताया था कि कहाँ से पढ़ना है, तो लूसेंट सबसे बेस्ट रहेगा, और 50 बुक में मत पढ़िएगा, ये लूसेंट आपके लिए पर्याप्त होगा जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, सामान्य ज्ञान के लिए। अब इसी सामान्य ज्ञान के अंदर जो 15 क्वेश्चन है उसमें से 4 प्रश्न जो है, 11 प्रश्न तो हमने देख लिया, वो आपको लूसेंट के अंदर मिलेगा, ठीक है, वहां से आपको पढ़ना है। बाकी 4 प्रश्न जो बच गए वो छत्तीसगढ़ की जो शैक्षणिक अधिनियम है वहां से प्रश्न मैंने बनाया है, तो यहाँ से बहुत कम ही प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि ये जो 4 प्रश्न है केवल शैक्षणिक अधिनियम से नहीं, वहाँ पे और भी टॉपिक्स है, लेकिन मैं आज का जो वीडियो है उसमें मैं शैक्षणिक अधिनियम से प्रश्न बनाया हूँ। इस शैक्षणिक अधिनियम के अंतर्गत ही आता है छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना जो या फिर रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, इससे मैं प्रश्न बनाया हूँ। तो आज का 12वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना या फिर रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष का है, किस वर्ष इसका अधिनियम जो है तैयार किया गया था, किस वर्ष का ये अधिनियम बताना है, 2005 का, 2001 का, 2000 का या फिर 2002 का, कब का है ये अधिनियम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यह अधिनियम जो है सन 2001 का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 13वां प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम 2001 को राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 15 जनवरी 2000, 1 नवंबर 2000, 17 जनवरी 2001 या फिर 17 जनवरी 2002, कब किया गया था, राज्यपाल के द्वारा इसको अनुमति प्रदान कब किया गया था, बताना है। तो देखिए ये अधिनियम तो कब का है, तो 2001 का अधिनियम है, लेकिन राज्यपाल द्वारा इसको कब अनुमति प्रदान किया गया था, तो 17 जनवरी 2002 को किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न, 14वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि यही वाला छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम 2001 को राजपत्र में पहली बार कब प्रकाशित किया गया था। छत्तीसगढ़ का जो राजपत्र है उसमें पहली बार कब प्रकाशित किया गया था, 12 जनवरी 2002, 28 फरवरी 2002, 17 जनवरी 2002 या फिर 11 मार्च 2002। तो अधिनियम कब का है, 2001 का। राज्यपाल का स्वीकृति कब मिला था या फिर राज्यपाल की अनुमति कब मिला था, तो 17 जनवरी 2002 को। और अगर पूछ दे कि राजपत्र में प्रकाशित कब किया गया था, तो प्रकाशित भी 17 जनवरी 2002 को ही किया गया था। तो ये दोनों का आंसर सेम ही होगा, 17 जनवरी 2002, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सामान्य ज्ञान का जो कि छात्रावास अधीक्षक के लिए है उसका 15वां और आखिरी प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग प्रतिषेध का वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो ये अधिनियम जो 2001 का है इसमें किसमें इसका रैगिंग के प्रतिषेध का वर्णन किसमें किया गया है, धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 5 में या फिर धारा 6 में, ठीक है। तो देखिए इस अधिनियम का जो धारा 1 है, ठीक है, धारा 1 है उसमें क्या बोला गया, इस अधिनियम का विस्तार कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, लागू कैसे होगा, कब होगा, इस चीजों की कहाँ धारा 1 के अंतर्गत वर्णन किया गया। तो विस्तार तो पूरा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001 उसका संक्षिप्त नाम है। ये सब धारा 1 के अंतर्गत वर्णन किया गया। धारा 2 की अगर बात कर दे तो धारा 2 के अंतर्गत इस अधिनियम के संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसका वर्णन किया गया। किसका किसका परिभाषा, तो परिभाषा में जैसे रैगिंग क्या है इसका परिभाषा, संस्थान क्या है इसका परिभाषा कहाँ मिलेगा, तो धारा 2 के अंतर्गत मिलेगा। और रैगिंग प्रतिषेध है, ठीक है, अलाउड नहीं है, अपराध है, इसका वर्णन धारा 3 के अंतर्गत मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर पूछ दे कि अगर कोई रैगिंग करता है तो उसका दंड का वर्णन कहाँ है, तो दंड का वर्णन जो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब धारा 4 के अंतर्गत अगर कोई रैगिंग करता है संस्थानों के अंतर्गत जो किसी के मानवीय मूल्यों का हनन करता है तो दंड का प्रावधान धारा 4 के अंतर्गत किया गया। धारा 5 में क्या है, तो याद रखिएगा धारा 5 में अपराध का संज्ञेय
अजमानतीय और अप्रशंसनीय होना, इन सारे चीज़ों का वर्णन है। ठीक है, तो कोई भी अगर गुनाह करता है या फिर रैगिंग करता है तो उसका संज्ञेय लिया जाएगा कहाँ, संज्ञान कहाँ लिया जाएगा, धारा 5 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, धारा 5। और धारा 6 जो है अपराधों का निवारण। ठीक है, अपराधों का निवारण। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 15 आपका कितना सही होता है। और मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं देखूंगा कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वाकई में सीरियस हैं, तभी मुझे आगे भी ऐसे प्रश्न, ऐसे वीडियो आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आना मुझे अच्छा लगेगा। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बिल्कुल थोड़ा भी अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।